Hello guys, hope you are doing well. Welcome you all in my channel TRC Freak. गाइस हमने कंपनी एनुअल कंप्लाइंसेस की सीरीज शुरू करी थी, जिसमें से हमने फॉर्म 81 की ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए। उसी में दो फॉर्म और होते हैं, फॉर्म AOC 4 जो कि होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और होती है फॉर्म MGT 7 जो कि है एनुअल रिटर्न का। तो 81 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो कि फॉर्म 81 कैसे फाइल करते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो है फॉर्म नंबर AOC 4 पर, तो इसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। उसके बाद MGT 7 की वीडियो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको पहले MC की साइट पे जाना है। MC की साइट पे जाने के बाद आप जाएंगे MCA सर्विसेज में, ई फाइलिंग में आप जाएंगे कंपनीज फॉर्म डाउनलोड पे। यहाँ पर आने के बाद आप कंट्रोल F करके सीधा यहीं पर मेंशन कर देंगे AOC 4। तो ये फॉर्म देखिए आपको यहाँ पर दिख गया, फॉर्म फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। ओके, तो ये फॉर्म आपको इंस्ट्रक्शन किट के साथ भी अवेलेबल है और विदाउट इंस्ट्रक्शन किट भी, जो आपको आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जैसा आपको चाहिए हो। ये फॉर्म डाउनलोड करके, ये फॉर्म आपका जो है जिप फोल्डर में डाउनलोड होगा। ये इसको डाउनलोड करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा तो ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। हम ऑलरेडी डाउनलोड इसको कर चुके हैं, तो आइए देख लेते हैं फटाफट इसको। तो ये है फॉर्म नंबर AOC 4, फॉर्म फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। सबसे पहले आप देखेंगे इस फॉर्म में आपको दो लैंग्वेज दी गई है, इंग्लिश एंड हिंदी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन लिखा है ऑल फील्ड मार्क इन स्टार मार्क ऑटोमेट्री फाइल। आप देख रहे हैं जिस कॉलम पे, जिस फील्ड पे ये स्टार मार्क लगा है रेड कलर का, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी कंपलसरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, देन लिखा है फिगर्स अपीयरिंग इन द ई फॉर्म शुड बी एंटर इन एब्सोल्यूट रुपीज ओनली। जो भी आप इस पूरे फॉर्म में जो आप फिगर्स डालेंगे, जो भी आप वैल्यू डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, वो एब्सोल्यूट रुपीज में ही होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें बोल रहा है ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग। आपको सबसे पहले क्या डालना है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है आपकी कंपनी की एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद ये बोल रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपकी कंपनी में, वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। देन आप देखेंगे ये वाला फॉर्म जो है वो 6 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये सेगमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 6 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और हर सेगमेंट के कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगी गई है। आइए फटाफट देख लेते हैं इसको। पार्ट ए, पहले सेगमेंट 1 किसके लिए है, इंफॉर्मेशन एंड पार्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें जो हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है। जो भी आपकी बैलेंस शीट आपके पास होगी, जो कि आपकी ऑडिटर ने आपको दी होगी, उसमें से देख के आप इसमें इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। वैसे तो सबसे जो पार्ट ए है उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, या वैसे भी डाल सकते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या मांगा गया है, सबसे पहले आपको आपकी कंपनी का यहाँ पर सिन नंबर डालना है। सिन नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। सिन नंबर डालने के बाद जैसे आप रिफिल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस फॉर्म में जो है नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी ये ऑलरेडी फिल हो जाएगी, आपको इसको फिल करने की नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आपकी ग्लोबल कंपनी है तो ग्लोबल लोकेशन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, देन रिफिल पे क्लिक करना है। उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर टू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट्स। आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर डालना है, जिस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। देखिए यहाँ पर कैलेंडर फॉर्मेट दिया गया है, आप यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 2021 का आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रॉम और टू में। देन है डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। यहाँ पर आपको वो डेट मेंशन करनी है जब आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया था। तो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ओके, कैलेंडर फॉर्मेट में ही हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच बोर्ड रिपोर्ट रेफर्ड अंडर सेक्शन 134 वॉज अप्रूव। अब यहाँ पर वो डेट डालनी है आपको जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपकी जो है रिपोर्ट को अप्रूव किया था। जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाई होगी आपने, जब उन्होंने वो अप्रूव करती है उसकी डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है।
उसके बाद है डेट ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर। जब आपके ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करी थी उसकी डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो देख लीजिएगा ध्यान से, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करनी है। ये तीनों डेट्स वाले कॉलम थे, आप इसमें सारे डेट्स अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद है वेदर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड, क्या आपकी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। वैसे ऑब्वियसली मोस्टली कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग हुई होती है, तो अगर हुई है तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको डेट डालने की कब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और ड्यू डेट क्या थी एनुअल जनरल मीटिंग की, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, देन डी पॉइंट में बोला गया वेदर एनी एक्सटेंशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर और एजीएम ग्रांटेड, क्या कोई एक्सटेंशन की गई है फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग येस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपकी कंपनी की मान लीजिए अगर इनकेस एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है या फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये ऑप्शन दी गई है, अगर नहीं होती तो नो पे क्लिक कीजिए, और एप्लीकेबल ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट है वेदर द कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 87 ऑफ सेक्शन 2। इसमें बोला गया क्या आपकी कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में। अगर है तो येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद आपको जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उसका यहाँ पर सिन नंबर मेंशन करना है। सिन नंबर मेंशन करने के बाद आप रिफिल पे क्लिक करेंगे तो जो होल्डिंग कंपनी है उसका नेम और उसकी बाकी डिटेल यहाँ पर एंटर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो आपको फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, तो सिर्फ आपको उसका सिन नंबर यहाँ पर डाल के रिफिल पे क्लिक करना है। अगर आपकी कंपनी सब्सिडी कंपनी नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है वेदर द कंपनी हैज सब्सिडरी कंपनी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 87 ऑफ सेक्शन 2। ये पॉइंट जो है ये 8 पॉइंट का अपोजिट है, मतलब इसमें बोला कि क्या आपकी कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है। अगर आपकी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो येस पे क्लिक कीजिए और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे पुट करनी पड़ेगी। उस सब्सिडरी कंपनी का जो सिन नंबर डालना है, देन रिफिल पे क्लिक करना है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगी। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिए। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मान लीजिए कि अगर आपका मतलब किसी कंपनी में आपने 51% ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं तो आप उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं और वो आपकी सब्सिडरी कंपनी। ओके, आई होप इससे थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बारे में। वैसे आपको इसकी नॉलेज होएगी अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ ऑडिटर्स, आपकी कंपनी में कितने ऑडिटर्स कितने हैं। मोस्टली जो कंपनीज में ऑडिटर 1 ही होते हैं, तो हम यहाँ पर 1 पुट करके हमें यहाँ पर जो है उसकी जो डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। अगर एक से ज़्यादा भी है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जो है ऑडिटर या फिर ऑडिटर की फर्म का पैन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। पैन नंबर मेंशन करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि इंडिविजुअल है या फिर ऑडिटर्स फर्म। ओके, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ऑडिटर के डाल देंगे तो ऑडिटर का मतलब यहाँ पर आपको ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर डालना है। अगर इनकेस ऑडिटर का मेंबरशिप नहीं डालना चाहते तो आप ऑडिटर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको चॉइस है, चाहे आप ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर डाल लीजिए या फिर ऑडिटर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पुट कर दीजिए। उसके बाद SRN ऑफ फॉर्म 81, आपने फॉर्म 81 फाइल किया होगा तो उसका SRN जनरेट हुआ होगा, तो वो SRN आपको यहाँ पर डालना है और प्रीफिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप SRN डाल के प्रीफिल पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो गिवन डिटेल्स है वो ऑटोफिल हो जाएगी, आपको फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसको बाय दीजिएगा। देन नेक्स्ट है वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से एप्लीकेबल, क्या शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल है। 80 से 90% कंपनीज पे शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होता है, तो आप इसको येस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर इनकेस आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है तो हम नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्री है आपकी। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पावर कंपनी, NBFC, तो इनमें से जो आपकी है आप अपने अकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें बोला है इन केस अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अदर देन बैंकिंग, पावर, इंश्योरेंस, NBFC, अगर इनके अलावा कोई कंपनी आपकी बैंकिंग या पावर या इंश्योरेंस या NBFC के अलावा कोई कंपनी है तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो है वो जनरल कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम सिलेक्ट करते हैं वो ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड और नॉट, क्या आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे।
अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होएगी तो आपको जो है यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर्म AOC फॉर CFS, ये आपको जो है फाइल करना पड़ेगा। ये फॉर्म जहाँ से हमने AOC 4 डाउनलोड किया था उसी के बिल्कुल नीचे ही उसके नेक्स्ट ही ये वाला फॉर्म दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करके इसको फिल आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सीधा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देन है वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स ऑफ एंड पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन होती हैं? मोस्टली कंपनीज के जो बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन नहीं होते हैं, तो हम इस पर नो पे क्लिक करते हैं। अगर आपकी कंपनी का इनकेस आप करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो ये ना बड़ी बड़ी कंपनीज का ही जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, तो आप उनका येस करके इसमें डिटेल आपको मांगेगा, आप पुट कर दीजिएगा। सबसे पहले कंप्लीट पोस्टल एड्रेस मांगेगा जहाँ पर आपने जो है मेंटेन किया है सारा डाटा। उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है आपका तो उसकी डिटेल नेम, इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस और लोकेशन यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला आपका जो है अभी आपको शो हो रहा था वो यहाँ पर से हट जाएगा। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें यहाँ पर बैलेंस शीट की डिटेल डालनी है। आपके पास आपकी बैलेंस शीट होगी जो कि आपके ऑडिटर ने आपको प्रोवाइड करी होगी, वहाँ से देख कर जैसे आपको यहाँ पर आपकी फिगर्स पुट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें करंट रिपोर्टिंग पीरियड का भी डालना है डेटा और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का, मतलब पिछले साल का भी और करंट ईयर का भी आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। सबसे पहले क्या है, लाइबिलिटी साइड दिया गया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल कितनी है आपकी, रिजर्व एंड सरप्लस अगर कोई है तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स तो यहाँ पर डाल देंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट के लिए कोई पेंडिंग है आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी तो यहाँ पर पुट कर देंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इनमें से जो भी आपको फिल करना आप कर सकते हैं। देन करंट लाइबिलिटी डिटेल दी गई है यहाँ पर। उसके बाद जब ये सारी डिटेल आप डाल देंगे, अगर मान लीजिए कि आपकी अदर लॉन्ग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर जीरो ही रहने दीजिएगा, इसको आपको चेंज करने की नीड नहीं है। ओके, तो जैसे आप सारे यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट पहले दिए गए हैं, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देन उसके बाद हमें करंट एसेट बताए गए हैं कि करंट एसेट आपको डालने हैं, तो करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई करी है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या फिर अदर करंट एसेट। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट में से देखकर आपको पुट करनी है। जो ऑडिटर ने आपको आपकी रिपोर्ट दी होगी उसमें ये सारी डिटेल ऑलरेडी होगी, आप वहाँ से देख के इसको पुट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं है। ओके, देन हमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स बनने हैं इसमें बैलेंस शीट के। जैसे हमने अभी ऊपर बैलेंस शीट की डिटेल डाली है, उसके बाद हमें इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स हमें इसको फिल करने हैं। ऐसे सेम इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल डालनी होगी और उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी पुट करने होंगे। ओके, तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो ये जो डिटेल होती है बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज में ही फिल करी जाती है, नॉर्मल कंपनीज में ये डिटेल हमें नहीं फिल करनी होती। अगर आपके केस में फिल नहीं करनी हो तो आप इसको एज इट इज 000 रह दीजिएगा। अगर आपकी कोई बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन ये वाली पुट करनी होती है, जो ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट दी होगी, आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको बना के दी होगी, उसमें ये डिटेल दी होती है, उसमें से देख के आप इसको आसानी से पुट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अगर कोई मनी गिवन करी है या फिर रिसीव हुई है उसी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। देन पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी के द्वारा कोई पेड अप कैपिटल हेल्ड की गई या फिर पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी या फिर थ्रू सब्सिडरीज। देन नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। उसके बाद डिपॉजिट कितने एक्सेप्ट किए, कितने मैच्योर हुए, क्लेम करें। कुछ ऐसे डिपॉजिट होंगे जो क्लेम करेंगे लेकिन पेड नहीं करेंगे तो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। फिर जो है डिपॉजिट मैच्योर हो चुके हैं लेकिन क्लेम नहीं करे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। देन डिबेंचर्स की डिटेल डालनी है, डिबेंचर्स क्लेम बट नॉट पेड तो यहाँ पर डिटेल डालनी है। देन कोई अनपेड डिविडेंड है या फिर इन्वेस्टमेंट करिए सब्सिडीज कंपनी में या फिर गवर्नमेंट कंपनी में तो यहाँ पर उसकी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, फिर है कॉल्स अनपेड, कोई कॉल अनपेड रह गई है या फिर डायरेक्टर के द्वारा या फिर अदर्स। फिर बोरोइंग्स अगर कोई है फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से या फिर फॉरेन कंपनी से तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पुट करनी है। देन कोई कन्वर्जन किया आपने कोई वारंट्स का इक्विटी शेयर में तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उसके जो है अमाउंट डाल देंगे। या फिर कोई कन्वर्जन किया प्रेफरेंस शेयर का रिपोर्टिंग पीरियड में या फिर कोई वारंट इशू किया आपने फॉरेन करेंसी में या रुपीज़ में तो उसको आपको अलग यहाँ पर पुट करना है।
ठीक है। तो ये कोई कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में हमें ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है, तो वहाँ से देख के इसको ऑडिटर्स रिपोर्ट में आपकी दी हुई है, आपको ऐसे कोई मेजर आपको दिक्कत आएगी नहीं, तो वहाँ से देखो आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नॉर्मल कंपनीज में भी हम जो है एंटर करते हैं इसके बारे में। जैसे कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है वो हम हर कंपनी के डालते हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद सिक्योर्ड लोन अगर कोई ले रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। देन कोई ग्रॉस फिक्स असेट है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट में फोर्थ पॉइंट है शेयर कैपिटल रेज ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। आपकी जो जिस ईयर की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रहे हैं उसमें आपकी शेयर कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मान लीजिए आपने कोई पब्लिक इशू की है या फिर बोनस इशू की है या फिर राइट इशू की है या प्राइवेट प्लेसमेंट राइजिंग आउट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर अदर प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर इसो मतलब क्या होता है, इसमें क्या है कि जो कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को है जो शेयर कम प्राइस पे इशू करती है। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी आपने जो है किसी भी के थ्रू आपने आपकी शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पर डिटेल आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों के अलग अलग आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए दोबारा से आगे फाइनेंशियल पैरामीटर्स। आप जो पहले ऊपर जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स आए थे मैंने आपको बताया था ना कि बाद में जो है प्रॉफिट एंड लॉस का भी आएगा, ऊपर बैलेंस शीट का आया था। अब यहाँ पर हमें डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम की यहाँ पर हमको फाइनेंशियल पैरामीटर्स यहाँ पर पुट करनी है। प्रपोज डिविडेंड कितना है, अर्निंग पर शेयर, इनकम कोई फॉरेन करेंसी में हुई है आपकी, एक्सपेंडिचर कोई हुआ है फॉरेन करेंसी में, रेवेन्यू सब्सिडीज और ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ है या फिर कोई आपने रेंट पेड किया ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड में, आपने कोई मान लीजिए कोई रेंट पेड किया है, या फिर ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इफ एप्लीकेबल। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 आपके पास एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी का आपको यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू डालनी है। देन डेट्स ऑफ रिलेटेड पार्टी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इफ एप्लीकेबल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें साइडेल जो है आप उनकी ऑडिट रिपोर्ट में ये सब मेंशन होता है, तो आप वहाँ से इसको जो है देखकर आसानी से फिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मेजर इशू आपको आएगा नहीं। ओके, तो वहाँ से देखकर आप वहाँ पर जो है पुट कर दीजिएगा। देन डिटेल रिलेटेड टू प्रिंसिपल प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का मेन जो प्रोडक्ट एंड सर्विस जिस पे वो डील करते हैं उस डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले कितने प्रोडक्ट एंड सर्विस में आप डील कर रहे हैं यहाँ पर नंबर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 2 प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर 2 डाल के पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम जनरेट हो गए। ओके, तो जितने प्रोडक्ट है उतने कॉलम यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक में ही दिखा रही हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी कोड, प्रोडक्ट और सर्विस की कैटेगरी कोड क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। कैटेगरी कोड आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका अटैचमेंट कोड में जो इसको अटैच कर दूंगी। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो कि आपका जो प्रोडक्ट का कोड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका प्रोडक्ट का कोड क्या है, सर्विस का कोड क्या है, ये सारे यहाँ पर दे रखी है। कॉटन स्पिनिंग ड्राइंग फ्रेम्स, जूट फाइबर स्पिनिंग मशीन्स, लाइव गोट्स, एक्स फ्रूट्स या फिर फुटबॉल कोई काम करते हैं, वॉलीबॉल गेम्स का कोई काम करते हैं, या फिर कैबेज लिट्यूज अदर क्रॉकरी वगैरह कोई आपका प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं। तो जो आप आपके अकॉर्डिंग इसको आप डाल लीजिएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देती हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारा ये नंबर है, ये हमारा कोड है प्रोडक्ट का 0812 कंजम्पशन का, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे ही हम पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ओके, देन आपको यहाँ पर टर्नओवर मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन आपको डालना है प्रोडक्ट एंड सर्विस का क्या डिस्क्रिप्शन है वो आप इन शॉर्ट में डाल देंगे। टर्नओवर हायर कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट सर्विस कौन सा है यहाँ पर आप उसकी टर्नओवर डाल देंगे कि जो आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आपका जो बिकता है तो उसकी डेटा उसके जो टर्नओवर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो जो ये कोड की लिस्ट है वो मैं आपको अटैचमेंट में अटैच कर दूंगी। नेक्स्ट आता है सेगमेंट थर्ड, रिपोर्टिंग ऑफ CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप कोई CSR एक्टिविटीज करते हैं, अगर आपके पास CSR एप्लीकेबल आपके ऊपर होता है तो आपको इसमें जो है इन्फॉर्मेशन उसकी पुट करनी पड़ेगी। अगर CSR एप्लीकेबल है तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं होता तो सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। अगर एप्लीकेबल है तो येस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर पुट करना है। सबसे पहले आपको टर्नओवर डालनी है, आपकी सेल कितनी है, देन नेट वर्थ कितनी है इन रुपीज़ में वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आपको नेट प्रॉफिट कितना था वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फाइनेंशियल एंड में कितना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, देन नेट प्रॉफिट कंप्यूटर अंडर सेक्शन 198
यहाँ पर आपको पुट कर देना है। उसके बाद है एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो पिछले 3 साल है उसमें कितना आपका प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल के आपको यहाँ पर डाल देना है। देन प्रिस्क्राइब सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना था और आपने कितना अमाउंट एक्सपेंस किया सीएसआर एक्टिविटीज पे, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। लोकल एरियाज में कितना अमाउंट स्पेंड किया वो यहाँ पर आपको लिखना है। देन है नंबर ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे प्रोजेक्ट होते हैं एडवाइस डिटेल्स होती है कि हमने जैसे इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, वुमेन्स के लिए किया है, जैसे बच्चों के लिए काम किया, तो उन सबके अलग अलग हेड्स होते हैं। तो कितने सीएसआर प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया वो यहाँ पर नंबर डाल के डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। सबसे पहले आपको सीएसआर प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर डालना है। देन सेक्टर कौन सा है जिसमें आपका प्रोजेक्ट कवर्ड होता है वो यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम आ जाएगा यहाँ पर। देन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डालना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद बजट कितना बनाया था आपने कि कितना आपको खर्चा हो सकता है और खर्चा कितना हो गया वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि कितना अमाउंट हमने स्पेंड कर दिया है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे कितना खर्चा हो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर मोड ऑफ अमाउंट स्पेंड किया था वो यहाँ पर आपको पुट करना है। तो सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, जो भी आपने सीएसआर एक्टिविटीज करी है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेगमेंट 4 डिस्क्लोजर अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर आपने कोई कंपनी में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अरेंजमेंट किए, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देन उसका नेम, मान लीजिए अगर कोई डायरेक्टर रिलेशन में आप कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो है रिलेटेड पार्टी का नेम यहाँ पर आपको डालना है। कि फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर पुट कर देंगे, किस टाइप का आपका रिलेशनशिप है उनसे। फिर किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डालना है। देन ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम पीरियड का है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देन डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड, किस डेट को आपको बोर्ड से के द्वारा अप्रूवल मिला था वो यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर अमाउंट पेड एज एडवांसेस, अगर कोई एडवांस में आपने कोई अमाउंट पेड किया तो यहाँ पर आ जाएगा। देन स्पेशल अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया गया तो उस डेट आपको यहाँ पर पुट करनी है। ओके, तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपके मतलब अगर आप करते हैं तो उसका डिस्क्लोजर आपको फुल यहाँ पर देना है। देन है सेगमेंट 5 ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें क्या है, अगर आपकी कोई गवर्नमेंट कंपनी है, अगर सीएजी ने आपको सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए बोला है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी है तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा। फिर है डिटेल ऑफ रिमार्क मेड बाय ऑडिटर एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। अगर आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल होता है तो आप इसमें जो है इसमें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। कारो का जो फॉर्मेट होता है कि मतलब कैसे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, ऑडिटर कैसे रिमार्क कहते हैं, तो वो आपको अटैचमेंट में आपको अटैच करके दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसका अटैचमेंट आपको लगाना पड़ेगा अगर कारो एप्लीकेबल होता है तो। अगर कारो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपली आप नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर है वेदर ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज़ बीन क्वालिफाइड और हैज़ एनी रिजर्वेशन और कंटेन एडवर्स रिमार्क। क्या ऑडिटर ने कोई एडवर्स रिमार्क किया है आपकी रिपोर्ट पे, तो आपको यस या नो में उसका आंसर देना है। ओके, उसके बाद है सेगमेंट 6 जो कि मिसलिनियस पोर्शन है। मिसलिनियस पोर्शन में पूछा गया है वेदर द सेक्रेटरी ऑडिट इज एप्लीकेबल, क्या आपके ऊपर सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल होती है। सेक्रेटरी ऑडिट की कुछ लिमिट्स है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है कि अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सिंपली नो पे क्लिक कीजिए। देन वेदर डिटेल डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 134 इज अटैच। क्या आपने डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ उसका डिस्क्लोजर जो है उसकी डिटेल अटैच कर दी है। अगर आप अटैच करते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। डायरेक्टर्स रिपोर्ट का कैसे आपको बनाना है उसका फॉर्मेट भी हम जो है अटैचमेंट में आपको अटैच करके दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा कि इसका जो फॉर्मेट है किस वे में होता है। ठीक है, तो आपको अटैच करनी है वो। अगर आप इस पर येस पे क्लिक करते तो देखेंगे यहाँ पर जो है अटैचमेंट में एक और ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा, ये उसका डायरेक्टर्स रिपोर्ट का। अगर आप इस पर नो पे क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्टर रिपोर्ट वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो ये आती है अटैचमेंट कि आपको अटैचमेंट क्या क्या अटैच करना है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एज पर सेक्शन 134। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी अटैच करनी है जिसमें क्या क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कंपनी सीएसआर पॉलिसी, अगर सीएसआर की एक्टिविटीज आप करते हैं तो आपको कंपनी सीएसआर पॉलिसी भी अटैच करनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपको अटैच करनी है और कोई रिमेनिंग सीएसआर एक्टिविटीज रह गई होगी, जैसे मान लीजिए अगर आप सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं और प्रोजेक्ट उसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे, तो प्रोजेक्ट की ना आप डिटेल बनाई होगी, उनकी फोटोज वगैरह होगी, तो उसकी पूरी एनुअल रिपोर्ट वगैरह अगर आपने कुछ बनाई है तो आप उसमें यहाँ पर उसको अटैच कर दीजिएगा।
नहीं तो आप ऑप्शन अटैचमेंट में भी अगर कोई और अटैचमेंट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। अटैचमेंट एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसको फॉर्मेट कैसे फॉर्मेट में होते हैं वो। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाया गया है। अगर आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट अटैच करनी है तो ये उसका फॉर्मेट है, रिपोर्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ऑडिटर्स का ओपिनियन क्या है, बेसिस फॉर ओपिनियन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो यहाँ पर देखिए सारी मेंशन की गई है। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो ये उसका फॉर्मेट है पूरा। एनेक्शर बी में इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट भी यहाँ पर अटैच है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस करके देन आप इसको अटैच कर दीजिएगा। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आ जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और प्रोप्राइटर मेंबरशिप नंबर उनका आ जाएगा। अगर आपके पास कारो एप्लीकेबल होता है तो ये कारो का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर हमें जो डिटेल्स देनी है, जैसे फिक्स एसेट की डिटेल लेनी है, तो ऑडिटर्स के इस पर क्या रिमार्क है, जैसे वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ फिक्स एसेट। तो ऑडिटर्स में रिमार्क करते हैं कि कंपनी ने पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, उसमें क्वांटिटेटिव डिटेल डाली है या नहीं डाली, फिक्स एसेट्स का क्या सिचुएशन है, वो यहाँ पर आपको उनको जो है अपने रिमार्क्स देने होते हैं। तो ये 1 बाय 1 करके इन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। इन्वेंट्री मतलब जो उनका स्टॉक है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन जो वो करते हैं ऑडिटर्स, जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, तो उस पर जो उनको रिमार्क देते हैं वो यहाँ पर उनको डालना होता है। देन लोन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड ग्रांटेड कोई है, लोन टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अगर कारो एप्लीकेबल होता है तो ये फिल करनी मैंडेटरी है, जो कि ऑडिटर्स में रिमार्क देता है। तो आपको जो ऑडिटर आपको रिपोर्ट देगा उसको आपको अटैच करना है। उसके बाद तो ये आप देख रहे हैं ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट का कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ बताया गया कि अब 3 एनुअल जो रिपोर्ट है ऑफ योर कंपनी टुगेदर विद ऑडिटेड अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पर देखिए द कंपनी हैज अर्नड अ प्रॉफिट, इतना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया वो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड दिस द ब्रेकअप ऑफ द प्रॉफिट, किस मतलब प्रॉफिट कैसे आपको प्रॉफिट जो उसका ब्रेकअप है वो यहाँ पर दिया गया है कि सेल देन नेट प्रॉफिट कैसे, फिर उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट डाल देंगे। आपको करंट ईयर का भी डालना है और प्रीवियस ईयर का भी डालना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट डाल देंगे। जैसे ही आप नेट प्रॉफिट डालने के बाद डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट जो है आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स आ जाएगा। देन उसमें से टैक्सेस माइनस करना है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आपको नेट प्रॉफिट आया वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आप आपने जो अपना बनाया होगा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ से आप जो है इसकी वैल्यू मैच करके ध्यान से तभी पुट करिएगा। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितने हैं, प्रपोज डिविडेंड टैक्स और जो है बैलेंस फॉर प्रॉफिट लास्ट में निकल कर गया बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरी टू बैलेंस शीट दो। ठीक है, तो इस वे में आपको ये उसका फॉर्मेट दिया गया है, इस वे में आपको इसको प्रिपेयर करना है। देन डिविडेंड की डिटेल दी गई है यहाँ पर। उसके बाद स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, चेंजेस इन नेचर ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर पास बाय द रेगुलेटरी। तो ये होता है पूरा फॉर्मेट डायरेक्टर्स रिपोर्ट का। आप इसको देख के इसमें अपने अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपको अटैच करना है, अगर आपको नोटिस अटैच करना है तो उसका फॉर्मेट ये है। नोटिस इज हियर बाय गिवन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी विल बी हेल्ड ऑन दिस। टाइमिंग यहाँ पर मेंशन करना है, एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना आपको। टू कंसिडर अडॉप्ट द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, जो भी आपको ईयर होगा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। स्टेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड एज ऑन द डेट ऑन रिपोर्ट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स देयर ऑन। तो जो आप नोटिस दे रहे हैं वो इसका फॉर्मेट ये है, तो इसी में आप इसको बना सकते हैं। ओके, वापस हम आते हैं। ये कुछ अटैचमेंट थी जो आपको अटैच करनी पड़ेगी इसमें। उसके बाद डिक्लेरेशन दी गई है। डिक्लेरेशन में क्या है, पहले आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन नंबर डालना है और डेट मेंशन करनी है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर डीएससी अटैच करना है। आप इनमें से किसी का भी डीएससी अटैच कर सकते हैं। डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, सीईओ या सीएफओ, जिनका भी आप डीएससी अटैच करें उनका आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होगा। अगर आप मान लीजिए अगर डायरेक्टर का आप डीएससी
मतलब डिजिटल सिग्नेचर अटैच करते हैं तो आपको डायरेक्टर का टिन नंबर यहाँ पर लिखना होगा। अगर मैनेजर, सीईओ और सीएफओ का आप डीएससी अटैच कर रहे हैं तो उनका पैन नंबर मेंशन करना है। अगर कंपनी सेक्रेटरी का अटैच कर रहे हैं तो उनका मेंबरशिप नंबर यहाँ पर अटैच करना है। ओके, तो ये आप जो है उसमें उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर पुट कर दीजिएगा और उनका डीएससी अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। किसी के द्वारा भी आप कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी, चाहे उनका फेलो हो या फिर एसोसिएट, उनका आपको यहाँ पर डीएससी अटैच करना है और उनका यहाँ पर मेंबरशिप नंबर आपको लिखना है। उसके बाद आता है चेक फॉर्म। तो आप चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा अगर आपने कोई जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, कोई इंपॉर्टेंट फील्ड होगी जो आपने छोड़ दी होगी, तो ये आपको बता देगा और इंटीमेट कर देगा। तो आप उसके बाद वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन पुट कर दीजिएगा। एक बात का गाइस ध्यान रखिएगा, चेक फॉर्म करने के बाद ही आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच करिएगा। चेक फॉर्म करने से पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच नहीं करने हैं। ओके, और जब डिजिटल सिग्नेचर आप अटैच कर रहे होंगे, एक चीज़ का और आपको चेक करना है, जब डीएससी अटैच करेंगे उससे पहले आपको यहाँ पर एडिट पे जाना है, देन उस पर जाना है प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद सिग्नेचर्स पे जाएंगे, देन क्रिएशन एंड अपीयरेंस में मोर पे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है इंक्लूड सिग्नेचर रिवोकेशन स्टेटस। गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी भी मार्क ना हो। अगर यहाँ पर मार्क हुआ और उसके बाद आपने जो है इस फॉर्म को सेव कर दिया तो इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, तो आपको जो है एमसी की साइट पर उसको अपलोड करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा जब भी आप डीएससी लगाएं तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर अनमार्क हो। देन हम इसको सेव कर देते हैं। देन आपको यहाँ पर डीएससी अटैच करना है। डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने के बाद आप प्री सिक्योरिटी करेंगे। प्री सिक्योरिटी सक्सेसफुल होते ही आपको ये फॉर्म अपलोड करना है। ये फॉर्म अपलोड कैसे करना है मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर भी आपको इन शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। इस फॉर्म को अटैच करने के लिए आपको वापस एमसी की साइट पे जाना है। एमसी की साइट पे जाने के बाद आपको जाना है माई वर्क स्पेस में। जैसे आप माई वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे, ये आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड मांगेगा। जैसे आप यहाँ पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल देंगे, जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिएगा अपलोड ई फॉर्म। अपलोड ई फॉर्म में आपको दो फॉर्म दिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म और रीसबमिशन फॉर्म। उसमें से आप नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को अपलोड कर देंगे। जैसे आप फॉर्म को अपलोड करेंगे, अपलोड होने के बाद वो आपको जो है उस फॉर्म की प्रिस्क्राइब फीस होगी वो आपको मांगेगा। जैसे आप फीस पे करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस AOC 4 फॉर्म फिल करने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इनकेस आप कोई चीज़ में समझ नहीं आती है या फिर किसी चीज़ की आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका अलग से जो है वीडियो अपलोड कर देंगे। और इससे रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, चाहे GST, चाहे इनकम टैक्स या फिर MCA की किसी फॉर्म में आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।